हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2023। जैसे हमने 2013 से 2022 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम 2023 करेंगे और अगली वीडियो में हम 2024 करेंगे। हालांकि 2023 में थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ था फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप देख सकते हैं कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसके अंदर एक्चुअली 3 से 4 चीज़ें पूछी जाती है। जैसे पहली चीज़ पूछी जाती है कि ये दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर एक सही है तो दूसरा रॉन्ग है, दूसरा सही है तो पहला रॉन्ग है, राइट। तो ये दो सिनेरियो पूछे गए। तीसरा सिनेरियो ये पूछा जाता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, राइट, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटररिलेटेड नहीं है। दिस इज द थर्ड सिनेरियो जो पूछा जाता है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन पूछा जाता है दैट मीन्स कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि ये सारे जो क्वेश्चंस है 2023 में एनालिटिकल क्वेश्चंस कई सारे आए थे। दैट मीन्स कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, क्योंकि एनालिसिस पे बेस है। लेकिन हम एनालिसिस को फैक्ट से सब्सटैंशिएट करेंगे एंड उस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी कि अब यहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में समझना है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो इन फंड्स में, मतलब ये फंड्स में। सो दैट मीन्स कि सरकार ने क्या बनाया कि एक फंड्स बनाया जस्ट लाइक ऑन द लाइंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर एक पूल ऑफ मनी बनाया गया है। ये पूल ऑफ मनी को यूज किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे कि एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए, उसने ये पूल ऑफ मनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सरकार ने बोला कि ये पैसा को हम यूज करेंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोड्स बनाने के लिए यूज होगा, टनल्स बनाने के लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होगा, एक्सेट्रा। यानी कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हाईवे, पावर हाउस, टेलीकॉम, रोड्स, एक्सेट्रा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया था सरकार ने कि सरकार ने ये ट्रस्ट क्यों यूज किया है, क्योंकि इसके अंदर बोला है कि जो प्राइवेट पार्टीज है वो अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, राइट, जिसके बदले में उनको रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न भी इसके अंदर दो तरीके का रिटर्न बताया गया। पहला बताया गया कि प्रॉफिट होगा और दूसरा बताया गया कि डिविडेंड होगा, जिसके अंदर ये बोला था, इनिशियली ये बोला गया था कि जो प्रॉफिट है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो डिविडेंड है उसी पे सिर्फ टैक्स लगाया जाएगा। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, राइट। सो दैट मीन सरकार ये चाह रही थी कि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो हम प्राइवेट पार्टीज को बोलेंगे कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए एंड उसके बदले में हम आपको प्रॉफिट देंगे जो भी नॉन टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, एंड देन डिविडेंड होगा जो टैक्सेबल रखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर चेंजेस किए गए। चेंजेस में ये हुआ कि इसके अंदर कई सारा पैसा आने लग गया था, इसमें बहुत सारे लोगों को रिटर्न भी मिलने लग गया था। बट जब बजट 2023-24 आया तो बजट 2023-24 में बोला गया कि जो भी इनकम आ रही है, लेट्स से वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो डिविडेंड आ रहा है, या इनफैक्ट कोई भी रेंटल टाइप की इनफैक्ट इनकम आ रही है फ्रॉम दिस फंड या ये ट्रस्ट से, दैट विल बी टैक्सेबल। सो दैट मीन्स कि ये 2023-24 के बजट में चेंज किया गया था। सो आप समझ रहे हो कि यूपीएससी किस बारीकी से स्टेटमेंट्स को पिक कर रहा है, क्योंकि इससे पहले बताया गया था कि इसमें से सिर्फ डिविडेंड ही टैक्सेबल होगा, बाकी सारे नॉन टैक्सेबल होंगे, यानी कि एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बट 2023-24 के बजट में ये आया गया कि इसके अंदर ये सारी चीजें टैक्सेबल होगी। एट 2023 के इकोनॉमिक्स में पेपर में प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ लिया, राइट। सवाल में डायरेक्टली यही पूछा कि डायरेक्ट ये स्टेटमेंट उठा के रख दिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हैज बीन जो इंटरेस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, राइट। यानी कि यहां पे बोला गया है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जेम्प्ट की जाएगी बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये पहले था,
वेयर बजट में आने के बाद ये चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स, कि उनको एज अ बोरोवर कंसिडर किया जाता है अंडर सिक्योराइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सो दैट इज द सरफेसी एक्ट। तो ये सरफेसी एक्ट के अंदर बताया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर इनको बोरोवर बताया गया है, राइट। तो इसके अंदर हमने ये समझ लिया कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सो उसके बाद में अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसके अंदर ऑप्शंस पढ़ते हैं, इसके अंदर पहला ऑप्शन बोला गया दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये तो नहीं है, इसमें से एक ही करेक्ट है। सेकंड में भी बोला गया कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड में बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज स्टेटमेंट 2 is correct and 1 is incorrect. तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द पोस्ट पेंडेमिक रीसेंट पास्ट, यानी कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद, यानी कि रिसेंटली जो हमारा पास्ट है, Many central banks worldwide had carried out interest rate hikes, यानी कि वर्ल्ड वाइड में कई सारी कंट्रीज ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए। क्यों किया? क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे क्या हो रहा था कि ट्रेड नहीं हो रहा था, मार्केट में पैसा नहीं घूम रहा था, तो उसमें पैसा इंक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को काफी ज्यादा डिक्रीज किया गया ताकि लोग और ज्यादा लोन ले और मार्केट में और ज्यादा पैसा घूमे। लेकिन जब ये सैचुरेट होने लग गया, दैट मींस कि जब पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होने लग गई, लोगों के पास पैसा आने लग गया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि वो मनी सप्लाई डिक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी to counteract the rising consumer prices via monetary policy means, yes, हर सेंट्रल बैंक का ये ऑब्जेक्टिव है, इनफैक्ट आरबीआई का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर वहां पे इंडिया में अगर हम देखा जाए कि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आरबीआई वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन से मनी सप्लाई कम कर सकता है। दैट मींस कि इन्फ्लेशन को वो कम करने की कोशिश कर सकता है। सो दैट मींस कि यहां पे क्या है कि एबिलिटी टू काउंटर एक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहां पे हमें देखना है कि ऑप्शन ए और बी में बोला गया है कि ऑप्शन ए में बोला गया है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, इसमें बोला गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बट यहां पे फिर क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, और यहां पे बोला गया है स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम ये देखते हैं कि पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि कोविड पेंडेमिक खत्म हो गया, उसके बाद में मनी सप्लाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया ऐसा क्यों किया था, बिकॉज सेंट्रल बैंक के पास ऐसी एबिलिटी है टू काउंटरैक्ट द राइजिंग consumer prices. So that means statement 2 is the correct explanation for statement 1. So उसके accordingly option A is the correct answer. Next है, which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered as a part of sterilization? Now sterilization का मतलब ये हो जाता है कि न्यूट्रलाइज कर देना। अब यहां पे हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था कि आरबीआई कई बार एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए डॉलर्स का परचेज या सेल करता है, राइट। सो मान लेते हैं कि आरबीआई ने डॉलर परचेज किया है, तो आरबीआई मार्केट से जब डॉलर परचेज करेगा तो इन रिटर्न वो क्या कर रहा है, इंडियन रुपी दे रहा है। अब इकोनॉमी में इंडियन रुपी का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि आरबीआई ने डॉलर 8500 का रुपीज 8500 का जो डॉलर है वो परचेज किया है। सो दैट मीन्स मार्केट में 8,500 का पैसा डाला गया है, इंडियन रुपी डाला गया है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में 8,500 करोड़ का पैसा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब अचानक से इतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कई बार आरबीआई क्या करता है कि इसको काउंटरैक्ट करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है जिसके अंदर आरबीआई क्या करेगा, वो यूज करेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, जिसके अंदर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8,500 करोड़ की सेल कर देगा।
अब वो जब सेल कर देगा यानी कि कमर्शियल बैंक उससे खरीदेंगे और उसके बदले में कमर्शियल बैंक को पैसा देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो 8,500 करोड़ मार्केट में आया था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने के बाद वो 8.5 करोड़ वापस आरबीआई के पास आ गया। तो इससे क्या हो गया कि वो न्यूट्रलाइज हो गया। दैट मीन्स कि जो पैसा बढ़ा है उसका और कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन। नाउ दिस इज अंडर द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करने का पार्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। नाउ एज एन एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये दो चीजें समझनी है कि दो तरीके के मार्केट होते हैं। पहला हो जाता है मनी मार्केट और दूसरा हो जाता है कैपिटल मार्केट। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो जो मनी मार्केट है ये मेजरली होता है फॉर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग, कि ये मेजरली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। वेर एज कैपिटल मार्केट में मेजरली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोइंग होती है या फिर लैंडिंग होती है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस अगर हम कह सकते हैं कि यहां पे जो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है दैट मीन्स कि ये काफी छोटे समय के लिए होता है, तो यहां पे जो रिस्क होता है वो रिलेटिवली लो होता है। सो द रिस्क इज रिलेटिवली लो एंड यहां पे जो रिस्क है वो रिलेटिवली हाई रहता है, राइट। इसके अलावा अगर हम यहां पे देखें तो जो शॉर्ट टर्म है दिस इज हाईली लिक्विड, यहां पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहती है एंड यहां पे जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा कम होती है, राइट। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो मनी मार्केट में मैं एग्जांपल कह सकता हूं कि ट्रेजरी बिल्स आ जाएगी क्योंकि वो मेजरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिर बाद में कमर्शियल पेपर्स आ जाएंगे, कॉल मनी मार्केट आ जाएगा, राइट। एंड अगर हम कैपिटल मार्केट में देखते हैं तो कैपिटल मार्केट का बेसिक एग्जांपल्स मैं कह सकता हूं दैट शेयर्स आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे एक्सेट्रा। यानी कि जो भी चीजें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो कैपिटल मार्केट में आएगा, जो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो मनी मार्केट में आएगा। अब उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट में है, तो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है दैट इज अ लॉन्ग टर्म, कैपिटल मार्केट में आएगा। जो कॉल मनी मार्केट है ये मनी मार्केट के अंदर आएगा। ट्रेजरी बिल मार्केट है ये अगेन मनी मार्केट के अंदर आएगा। जो स्टॉक मार्केट है वो कैपिटल मार्केट में आएगा। तो इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा 1 एंड 2। सो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट, राइट। कि यहां पे कुछ एसेट्स बताए गए हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। सो इसमें से बोला हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज एन इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। नाउ टेंजिबल मतलब यानी कि जिसको हमें टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल यानी कि जिसको मैं टच नहीं कर सकता हूं, राइट। तो इसमें से अगर मैं देखा जो इन्वेंट्री होती है उसको मैं टच कर सकता हूं कि ये एक टच कर सकता, तो ये एक टेंजिबल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। वेयर एज जो ब्रांड रिकॉग्निशन है कि जो ब्रांड है उसको मैं टच नहीं कर सकता, कि ब्रांड का रिकॉग्निशन हो रहा है पूरे मार्केट में, इज एन इनटेंजिबल, मैं खाली देख सकता हूं या फिर मैं महसूस कर सकता हूं। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो मेरे माइंड में चल रही है, राइट। एंड फोर्थ है द मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, कि ये क्लाइंट की लिस्ट को मैं टच नहीं कर सकता हूं, राइट। दिस इज नॉट ए टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, ये एक इनटेंजिबल है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेजर आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 3। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी।
हाउ मैनी ऑफ द अबाउट डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट्स। नाउ ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि या तो आपने पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है। दैट मीन्स या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम यूजुअली अगर नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस वर्क कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली बोला गया है कि UNOPS में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग आती है, हेल्थ केयर आता है और रिन्यूएबल एनर्जी आती है। राइट, तो इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट, इसके अंदर कोई एनालिसिस भी नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो जिसने पढ़ा होगा उसको आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं आएगा। सो इट्स बेटर है कि हमें ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं 100 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उन पे ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है। हमें बाकी के 95 to 98 क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उन पे हार्डवर्क करना है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1, India accounts for 32% of global exports of goods. Right? तो यहां पे एक्चुअली ऐसा है कि कई जगह पे ये 3.2% है। राइट, किसी लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है कि एज अ 3.2% है, कोई बोल रहा है कि ये 3 to 2% है, तो कोई बोल रहा है कि ये 32% है। राइट, हालांकि यूपीएससी ने इस पर क्लैरिफाई करना जरूरी नहीं समझा अभी तक, बट अगर हम देखते हैं कि इनमें से एक भी फिगर राइट नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट देखते हैं तो इंडिया का 2% है जो इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट है, तो इसमें से एक भी वो उससे मैच नहीं हो रहा है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है दैट मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। दैट इज राइट, कि इंडिया में जितने भी कई सारे प्रोडक्शंस हुए, कई सारी कंपनीज ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का एडवांटेज लिया है और उसके चलते हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुआ है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Next, consider the following statement with reference to India, that according to the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, the medium enterprise are those with investment in plant and machinery between rupees 15 crore and 25 करोड़। अब एक्चुअली इसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में डेलिबरेटली बोला गया है कि 2006 में जो क्राइटेरिया था वो सेम था। राइट, किसके लिए? फॉर दी मीडियम एंटरप्राइजेस, कि यहाँ पे जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए यही क्राइटेरिया था, लेकिन इसको फिर चेंज किया गया 2020 में। राइट, कि जुलाई के महीने में 2020 में इसको चेंज किया गया था, एंड उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बताया गया है वो उसकी लिमिट रखी गई है अराउंड ₹50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है। सो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। राइट, क्योंकि यूपीएससी हमेशा लेटेस्ट पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि जो हमने अमेंड किया हम वो नहीं पूछ रहे, इससे पहले वाला पूछ रहे। इट्स लाइक कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया 2022 में, तो अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो 2022 के बारे में पूछ रहा है, वो 1972 के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो अमेंड हो चुका है। दैट हैज बीन लीगली चेंज्ड। राइट, तो ये भी लीगली चेंज हो चुका है एंड ये अब 50 करोड़ हो गया, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है दैट ऑल बैंक लोन्स टू MSME क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब जैसे हमें पता है कि आरबीआई ने बोला गया कि आप MSME में जो लेंडिंग हो रही है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, कि आपको एज अ प्रायोरिटी बेसिस में बैंक्स के लिए प्रायोरिटी है कि आपको MSME को लोन देना ही पड़ेगा। राइट, लेकिन यहां पे क्राइटेरिया ये बोला गया है कि ऑल इज एन वेरी एक्सट्रीम वर्ड, जिसके अंदर बोला गया है कि सभी टाइप के लोन्स हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ला सकते हैं। दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उसकी लिमिट ही 50 करोड़ की है और वो MSME बोल रही है कि मुझे ₹60 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं आ सकता। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। राइट, तो हम उसको एज अ कंसिडर नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी
विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, दैट इज राइट, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी एक अलग ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रहती है, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें, मतलब उसके लिए ज़रूरी क्या, उसके लिए यूएस डॉलर की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। कि अगर ट्रांजैक्शन करना है तो यूएस डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ नहीं करना है, ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन से ही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड with a condition programmed into it such as a time frame for spending it, that is right, क्योंकि ये डिजिटली है तो मान लीजिए कि आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी इशू करी गई है 2025 में, और आरबीआई ने कहा कि ये सभी डिजिटल करेंसी रिन्यू होगी 2030, यानी कि 5 साल के लिए दिया गया है। तो 5 साल का टाइम फ्रेम दिया गया है कि उसके बाद देखेंगे कि डिजिटल करेंसी की डिमांड और सप्लाई क्या है, तो अल्टीमेटली डिजिटल करेंसी की वैल्यूएशन पता करेंगे। तो वैल्यूएशन वो 5 साल बाद चेंज हो जाएगी। जैसे हम रुपी देखते हैं ना, कि आज से मैं देख रहा हूं कि स्कूल टाइम में जो बर्फ का गोला मैं खाता था वो 2 रुपए का मिलता था, और आज वो 20 से 25 रुपए का मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि ये 10 गुना भाव बढ़ गया। सो दैट मीन्स कि जो 2 रुपए की वैल्यू है वो 10 गुना से कम हो गई है, राइट। कि अब वो 2 रुपए में कुछ नहीं मिल रहा है, अब वो 2 रुपए की चीज 20 रुपए में मिल रही है। सो आज जो चीज 20 रुपए की मिल रही है, हम कह सकते हैं कि आने वाले 15-20 साल बाद वो चीज 200 रुपए की मिल जाए। सो दैट इज व्हाट, कि एक वैल्यूएशन निकाली जाएगी। तो सेम चीज बताया जाता है कि ये टाइम फ्रेम में हम दे सकते हैं, right, that this can be issued in a time frame. So ultimately this statement is correct, both 1 and 2. Next है, consider the following statement. The self-help group program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. Now this is an incorrect statement. जो self-help group है वो SBI से नहीं, वो नाबार्ड से आया था, कि वो नाबार्ड ने इनिशिएशन किया था, एंड उसको फिर बाद में कई सारे बैंक्स ने, एंड इनफैक्ट आरबीआई ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था। ये 1991 और 1992 के फाइनेंशियल ईयर में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनिशिएशन किया था, राइट। फिर बोला गया है कि इन ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, दैट इज राइट। अब इसमें भी 2 तरीके के अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जैसे मेरी पर्सनल अगर मैं अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो यहाँ पे 2 अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेता है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बैंक से लोन लेगा तो पूरे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और दूसरी चीज बोली गई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा आता है वो उसके मेंबर्स में जाता है। लेट्स से ए, बी, सी और डी चारों ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, उसके अंदर बोला है कि बी को लोन लेना है, तो जो बी को लोन लेना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी पे ही आएगी, पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे नहीं आएगी। लेकिन पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जिस बैंक से लोन लिया है उस पे पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा वेग लग रहा है कि इसमें इतनी बेटर तरीके से ये डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, बट हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल मेंबर लेता है उस पे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो दिस स्टेटमेंट कुड बी इनकरेक्ट, बट मैंने कई सारी आंसर कीज में देखा है ये स्टेटमेंट को राइट बोला गया है, क्योंकि उन्होंने ये चीज समझी है, राइट। दे हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। ये इतना नहीं समझा है लोगों ने। फिर थर्ड है, द रीजनल रूरल बैंक एंड द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए ओनली 1, बट रिमेंबर कई सारे आंसर की इसमें ओनली 2 है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट 2 को भी करेक्ट बताया गया। उनके एक्सप्लेनेशन में ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस्ड ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटिव केयर। अब यहां पे हमने देखा है कि 2 चीजें होती है, पहला होता है क्योर एंड दूसरा है प्रिकॉशन। सो कई बार हमें बोला जाता है ना दैट प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर कब होता है, जब मेरे को बीमारी हो गई है तो अब मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी, दैट मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सो दैट इज माय क्योर। और प्रिकॉशन का मतलब क्या है कि मैं बीमार ही नहीं पड़ रहा हूं, राइट, कि मैं बीमार ही नहीं हो रहा हूं। तो ये कब होता है, प्रिकॉशन में कब आता है, जब यहां पे प्रिवेंशन होता है। सो ये एक थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट को मतलब हम डिफेम जैसा कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ हमें क्यूरेटिव केयर ज्यादा देती है बट वो प्रिवेंटिव केयर नहीं दे रही है। एक्चुअली ये चीज
नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी हाईलाइट की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने डेलिबरेटली बोला गया ये पॉलिसी के अंदर कि एट प्रेजेंट सरकार का जैसा मैकेनिज्म है वहां पे सिर्फ हम क्यूरेटिव केयर दे रहे हैं, हम प्रिवेंटिव केयर नहीं दे रहे हैं, यानी कि हम बीमारी को रोक नहीं रहे हैं, राइट। हम बीमारी होने से ही नहीं रोक पा रहे हैं, बट बीमारी हो जा रही है तो हम उस पर केयर कर पा रहे हैं। तो ये चीज यहां पे बोली गई है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है दैट अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच to healthcare delivery, the states primarily responsible for organizing health services. Yes, health is a state subject, right? तो उसके अंदर वो health services state के अंडर ही आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया है कि हम क्यूरेटिव केयर दे रहे बट प्रिवेंटिव केयर नहीं दे रहे। ऐसा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, डेट इज इनकरेक्ट, कि ये कोई रीजन नहीं हुआ कि डिसेंट्रलाइज होने के कारण हम प्रिवेंटिव केयर नहीं दे पा रहे हैं, बट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट वन। तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, जिसके अंदर बोला गया बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। Okay, then this is it from today's class. In the coming video, we'll be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.